हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मार्क। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस का तीसरा लेक्चर। मैं शुरू से बताता हूँ, हम लोगों ने 3 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है। वी आर स्टडिंग यूनिट 8। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट 8, दैट इज ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का 8वां यूनिट है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि नॉर्मल सेल्स या कैंसर सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई नॉर्मल सेल है या कोई कैंसर सेल है। हमने जीन्स की बात की थी। ओके, नाउ सेकेंड लेक्चर में अगर कोई पेशेंट को हो चुका है कैंसर, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, फिजिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, हम लोगों ने जितने भी वायरल मार्कर्स होते हैं, टेस्ट वगैरह सब हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोडालिटीज़। हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट हुआ कैसे, हम लोग चेक कैसे करते हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद 1 बाय 1 ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो शुरू करें। हाँ, और आपको बता दूं, अगर हमारे इस पीपीटी का नोट्स आपको चाहिए किसी भी चैप्टर का, इवन इट इज़ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस, रेस्पिरेटरी हो या कोई भी नोट्स हो, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और चैनल का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो मूविंग ऑन। कीमोथेरेपी। ठीक है, हमारा पहला कैंसर का मोडालिटी क्या है? दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी रिप्रेजेंट्स कॉर्नरस्टोन इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो कीमोथेरेपी का रोल होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी ये होता है, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं। ठीक है, एक ड्रग ना देकर एक से ज़्यादा, दैट इज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। यूटिलाइजिंग केमिकल एजेंट्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, इट एम नॉट ओनली क्योर एंड कंट्रोल। इसका एम यही नहीं है कि ये क्योर और कंट्रोल करेगा, बट इट प्रोवाइड पैलेटिव केयर। ओके, इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। द सिस्टमिक थेरेपी डायरेक्ट इम्पैक्ट सेलुलर प्रोसेस। तो होता कुछ नहीं है केमोथेरेपी, इट इज़ अ मेन इनिशिएटिव पार्ट ऑफ थेरेपी। दैट इज इन केमोथेरेपी हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग देते हैं। ठीक है, किसी पेशेंट को एक ड्रग ना देकर अगर एक ड्रग देते हैं तो मे बी वो उस ड्रग से रेजिस्टिव हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग वैरायटी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं टू क्योर द कैंसर। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं ड्रग्स के। ठीक है, उसमें आते हैं अल्कलाइटिंग। पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल काम क्या है अल्कलाइटिंग एजेंट्स का? काम क्या है? ठीक है, डैमेज डीएनए, हिंडरिंग सेल रेप्लिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है अल्कलाइटिंग एजेंट? ये डीएनए को डैमेज करता है। कैसे डीएनए को डैमेज कैसे करेगा? अगर सपोज आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा होगा, तो सेल साइकिल में एक फेज होता है, दैट इज एस फेज। ओके, तो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेशन, होप आप लोगों को याद हो। नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली सेल साइकिल जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद M, दैट इज माइटोटिक फेज। तो ये अल्कलाइटिंग एजेंट क्या कर रहा है कि डीएनए को डैमेज कर रहा है। हम लोग अल्कलाइटिंग एजेंट्स यानी अल्कलाइटिंग ड्रग्स दिए, वो काम कहाँ पे कर रहा है? जाके डीएनए को डैमेज कर रहा है। कैसे? सेल रेप्लिकेशन यानी डीएनए रेप्लिकेशन को हिंडर करके, रोक के। जब भाई डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं होगा तो आगे सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अल्कलाइटिंग एजेंट वर्क्स। ओके, नो नाइट्रोसोयूरियाज। नाइट्रोसोयूरियाज इज सिमिलर टू अल्कलाइटिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलर टू अल्कलाइटिंग एजेंट, बट इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। काम सेम है। ठीक है, काम सेम है। इसका बस एडवांटेज ये है कि अगर कोई कैंसर ब्रेन में है तो इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, नाउ टोपोमेरेज इनहिबिटर। टोपोमेरेज इनहिबिटर्स ऐसे ड्रग होते हैं। ठीक है, तो अगर सेल साइकिल होती है हमारी, तो उसमें एक आइसोटोपोमेरेज, ठीक है, आइसोटोपोमेरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है जो कि सेल रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इस इनहिबिटर को देंगे जो
अगर कैंसर सेल ग्रो भी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो डिवाइड करके ग्रो करेगा। ओके, तो अगर डिवीजन में ही हम लोग रोक दें, आइसोटोपमेरेज जो एंजाइम है उसी की वजह से तो सेल डिवीजन हो रहा है। ओके, तो हम लोग इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होना है, सेल डिवीजन रुक जाएगा। नाउ एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये भी डीएनए को रप्चर करते हैं, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए और डीएनए दोनों को अफेक्ट करते हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, माइटोटिक इनहिबिटर, माइटोटिक इनहिबिटर मीन्स व्हाट, हम लोग अभी साल में पढ़ेंगे। हार्मोनल एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो नाउ स्लाइड में एंटी मेटाबोलाइट्स क्या थे, मैंने जनरल आइडिया दे दिया है कि ये लोग स्पेशली काम क्या करते हैं। यहाँ पे मिमिक द नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको मिमिक करते हैं, उसके जैसे बिहेव करते हैं। और क्या करते हैं, प्राइमरी एक्ट ऑन एस फेज। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट एस फेज ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनिशियल फेज में ही सपोज अगर कोई डीएनए है, ओके, रेप्लिकेट करके 2 बना, आगे चल के तभी तो 2 सेल्स में एक एक डीएनए जाएगा, ठीक है। ये डीएनए डुप्लीकेट हुआ तभी तो आगे पढ़ के दोनों सेल्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे काम क्या चल रहा है, हम एस फेज में ही ये क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन को रोक दे रहा है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं होगा तो आगे चल के डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। सो इंटरफेयर विथ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म, फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, डीएनए सिंथेसिस। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अगर एक डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस में ही आते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। अगर इन्हीं के सिंथेसिस को, इन्हीं के मेटाबॉलिज्म को हम लोग रोक देंगे तो डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन ही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड जुड़ेगा ही नहीं। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू स्टॉप द सेल डिवीजन, ठीक है, वो भी कैंसरस सेल का सेल डिवीजन। नाउ माइटोटिक इनहिबिटर्स, माइटोटिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये एंटी माइक्रोट्यूबुलर होते हैं। एंटी माइक्रोट्यूबुल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल साइकिल में, ठीक है, मैं बताता हूँ। माइक्रोट्यूबुल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम आके अटैच होते हैं एक पोल से मिडिल में आने के लिए या पोल्स पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये जब माइक्रोट्यूबुल्स ही नहीं बनेंगे, माइक्रोट्यूबुल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम इस पे लग के ही पोल्स पे आते हैं या सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो एंटी माइक्रोट्यूबुलर हम इसलिए दे रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स रहेंगे ही नहीं तो स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन को रोक रहे हैं, ठीक है। इट एक्ट इन एम फेज, माइटोटिक फेज में ये एक्ट करता है मेनली। तो उसके बाद है आइसोटोपमरेज इनहिबिटर, इनहिबिट्स द आइसोटोपमरेज, टोपोआइसोमरेज, सॉरी, इट इज़ टोपोआइसोमरेज। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस एंजाइम का काम क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, ओवरऑल सेल डिवीजन में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अगर हम इसे ही इनहिबिट कर देते हैं तो जो हमारा कैंसरस सेल है, एबनॉर्मल सेल है, वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मरकैप्टोप्यूरिन इज एग्जांपल ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। मरकैप्टोप्यूरिन, 5-फ्लोरोयूरासल, मिथोक्सिट्रेट, और इसका माइटोटिक इनहिबिटर्स का एग्जांपल है पैक्लीटैक्सल, विनब्लास्टिन, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखते हैं टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स का, ठीक है। टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर का एग्जांपल क्या रहेगा, टोपोटेकेंस। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। एल्कलाइटिंग एजेंट्स, एल्कलाइटिंग एजेंट्स कैसे एजेंट होते हैं, डैमेज डीएनए कॉजिंग ब्रेक इन डबल हेलिकल स्ट्रैंड। तो ये एल्कलाइटिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे डीएनए में जो डबल स्ट्रैंडेज होता है ना हमारा डीएनए, जो हेलिकल मॉडल बना होता है उसे ब्रेक कर देते हैं। अल्टीमेटली ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं। फिर से क्या हुआ, यहाँ भी डीएनए डैमेज हुआ और यहाँ भी डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन रुक जाएगी, ओके। नाइट्रोयूरियाज ब्रेक्स डीएनए हेलिकल इंटरफेयरिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो काम एल्कलाइटिंग एजेंट्स कर रहे थे, क्या इन्होंने किया, इट डैमेज द डीएनए कॉजिंग ब्रेक इन डबल हेलिकल स्ट्रैंड। ये है नॉर्मल डीएनए, ओके, ये डबल हेलिकल मॉडल है,
एल्कलाइटिंग एजेंट यहाँ पे आए, इन्होंने क्या किया, ये डबल हेलिकल मॉडल को ब्रेक कर दिया। इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस थे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक हो गया। अल्टीमेटली ये क्या हो गया, डैमेज्ड डीएनए। अंडरस्टैंड। तो अल्कलाइटिंग एजेंट नाइट्रोयूरियस का काम क्या था, जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है उसको ब्रेक कर देना। नाउ प्लेटिनम ड्रग्स। प्लेटिनम ड्रग्स कैसे ड्रग्स होते हैं? प्लेटिनम ड्रग्स आर दोज ड्रग विच बाइंड्स विद डीएनए एंड आरएनए मिसकोड इन्फॉर्मेशन। कहाँ पे कर रहे थे, आरएनए या डीएनए पे। अगर ये प्लेटिनम ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आरएनए या डीएनए पे जाके बाइंड होते हैं और मिसकोड कर देते हैं। मिसकोड मीन्स व्हाट? मिसकोड मीन्स A binds with T और G binds with C। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। जो ये हमारा डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, इनके बीच में यही लगे होते हैं। एक किसके बाद A बाइंड विथ T, G बाइंड विथ C। तो मिसकोड क्या करना, ये तो नॉर्मल है। अगर हम लोग को मिसकोड करना हो तो ये हो सकता है ए किसके साथ बाइंड हो जाए सी के साथ, जी किसके साथ बाइंड हो जाए टी के साथ। तो ये क्या ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ मिसकोड, ठीक है। प्लेटिनम ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ये जाके डीएनए या आरएनए पे बाइंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ मिसकोडिंग होने लग रहा है। जो प्रॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, वो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन रुक जा रहा है। एंटी ट्यूमर ड्रग्स, ये भी कहाँ बाइंड हो रहा है, डीएनए पे, उसके बाद डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ डाइवर्स इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। हमने कीमोथेरेपी में कवर किया कीमोथेरेपी होता क्या है, ठीक है। ये केमिकली हम लोग केमिकल्स यानी ड्रग्स को देते हैं इन कॉम्बिनेशन फॉर्म में, एक नहीं एक से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रग्स हम एक पेशेंट को देते हैं अगर उसको कैंसर है तो, ठीक है। ये होता है कीमोथेरेपी, मीन्स केमिकल के द्वारा हम लोग थेरेपी दे रहे हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। उसमें बहुत सारे वेरियस एजेंट्स थे, एल्कलाइटिंग एंटी मेटाबोलाइट्स, माइटोटिक इनहिबिटर्स, ठीक है, और एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग ये प्रोलॉन्ग टाइम तक कोई पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी पे रखा हुआ है हमने, ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी पे हमने रखा है तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे, हाँ। तो देखिए, एक्यूट टॉक्सिसिटी, डिलेड टॉक्सिसिटी एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। पहले आते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑकर्स ड्यूरिंग और इमीडिएट आफ्टर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के तुरंत बाद क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लिकेशंस, जो इफेक्ट हमें शो हो रहे हैं, उन्हें हम एक्यूट टॉक्सिसिटी में डालेंगे। तो पहला क्या है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक होता ये है कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगर कोई एलर्जी के कॉन्टैक्ट में आए तो इट इज़ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ओकर्स इन आवर बॉडी ड्यू टू एलर्जी। किसके वजह से, ड्यू टू एलर्जी। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्यों आ रहा है, एलर्जी की वजह से। मे भी हो सकता है ड्रग गलत इंट्रैक्शन कर जाए, ड्रग एंड ड्रग इंट्रैक्शन होता ही है, और एलर्जी कॉज हो सकती है इन मामलों में कीमोथेरेपी में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? इट इज अ एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इट कैन बी ऑकर, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रावेसेशन और है यहाँ पे, सॉरी, और फ्लेयर रिएक्शन। अब एक्स्ट्रावेसेशन क्या होता है, सपोज हम लोग आईवी थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई वेन है ये, ओके, अगर कोई वेन है, हम लोग आईवी थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ड्रग यहाँ से निकल के, ड्रग हम लोगों ने एडमिनिस्टर किया, यहाँ पे ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद हो सकता है यहाँ से लीकेज हो जाए। लीकेज होगा तो ड्रग कहाँ आएगा, सराउंडिंग टिश्यूज़ में। वेन्स के बाहर जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होंगे, कहाँ पे ड्रग वहाँ पे फैलता है, जिसकी वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन, ईचिंग, रेडनेस शोन होता है, वो सिम्टम्स शो होते हैं, दैट इज फ्लेयर रिएक्शन। तो एक्स्ट्रावेसेशन की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग, ये टेम्परेरी होता है, कोई परमानेंट रिएक्शंस नहीं होते हैं, परमानेंट सिम्टम्स नहीं होते हैं, ओके।
तो एक्सट्रावेसेशन की वजह से फ्लेयर रिएक्शंस हो सकते हैं इन केस ऑफ आईवी। अगर आईवी ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इस केस में ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद एंटीसिपेटरी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है एक्यूट में, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि किसको क्रॉस कर रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को। और किसको अगर वो ड्रग्स किसको अगर नोजिया एंड वॉमिटिंग आ रहा है तो CTZ रिसेप्टर्स होते हैं, इसको एक्टिवेट करेगा। इट इज़ नोन एज वॉमिट सेंटर, वॉमिट सेंटर। CTZ रिसेप्टर्स ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होता है, इसे वॉमिट सेंटर भी कहा जाता है। कार्डियक डिसएरिथमिया हो सकता है, कार्डियक डिसएरिथमिया डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रग्स हम लोग ले रहे हैं, इट कैन बी हैपन कि हमारा हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे डिलेड इफेक्ट। वी आर क्लियर विथ एक्यूट टॉक्सिसिटी दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एक्सट्रावेसेशन और फ्लेयर रिएक्शन। फिर एंटीसिपेटरी नोजिया एंड वोमिटिंग एंड कार्डियक डिसएरिथमिया, ये कहाँ आते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी में आते हैं। अगर कीमोथेरेपी हुआ वो रिसेंट में जो इफेक्ट देखेंगे वो में ये एक्यूट टॉक्सिसिटी में आते हैं। जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है ये किस में आएंगे, एक्यूट फेज में। अभी कीमोथेरेपी हुआ जस्ट आफ्टर उसके। नाउ डिलेड इफेक्ट, डिलेड इफेक्ट क्या होंगे, इसमें भी नोजिया एंड वोमिटिंग आएगा। ओके, डिलेड इफेक्ट में भी क्या आ रहा है, नोजिया एंड वोमिटिंग आ रहा है, स्टोमेटाइटिस आ रहा है, म्यूकोसाइटिस आ रहा है। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, इट इज़ ए inflammation of mucous membrane, inflammation of mucous membrane in mouth। ये होता है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द माउथ। इन द सेम हैंड म्यूकोसाइटिस क्या होता है, it is also inflammation of mucous membrane, inflammation of what, inflammation of mucous membrane। okay, it is also inflammation of mucous membrane, but कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ माउथ में हो रहा था। यहाँ पे जितना भी GI लाइनिंग्स हैं, GI लाइनिंग्स, जितने भी GI लाइनिंग्स हैं, म्यूकोजल लाइनिंग्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा इंस्टेड ऑफ माउथ। तो स्टोमेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द माउथ ऑन द सेम प्लेस। म्यूकोसाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन तो म्यूकस मेम्ब्रेन का ही हो रहा है, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ मुंह में ना होकर पूरे GI में, GI लाइनिंग्स में। और एलोपेशिया एंड स्किन रैशेज, हम लोगों ने बहुत सुना है कि स्पेशली कीमोथेरेपी में जो पेशेंट्स होते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं, बाल्डनेस आ जाता है, दैट इज़ एलोपेशिया, ठीक है। ये डिलेड इफेक्ट में आएगा, नॉट इमीडिएट और एक्यूट इफेक्ट, ये डिलेड इफेक्ट में आएगा। एलोपेशिया हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया, नोजिया वोमिटिंग एंड म्यूकोसाइटिस सॉरी। बोन मैरो सपरेशन, जितने भी मैं आपको बता दूं कि अगर कीमोथेरेपी पे कोई मरीज़ चल रहा है तो ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, जितने भी पेशेंट्स का कीमोथेरेपी चल रहा होता है बोन मैरो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। इसीलिए अगर कोई कीमोथेरेपी पे मरीज़ चल रहा है तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और कीमोथेरेपी की वजह से और वीक होते जा रहा है, क्योंकि हमारा प्राइमरी क्या है, प्राइमरी चीज़ हमें पेशेंट को बचाना है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बोन मैरो सपरेशन का। तो अल्टर्ड बॉवेल फंक्शन, डिलेड इफेक्ट में ये भी आ सकता है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। और एक्यूमुलेटिव न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये नर्व डैमेज होता है, प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज ड्यू टू कीमोथेरेपी की वजह से हमारा जो नर्व होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा था अक्यूट टॉक्सिसिटी, डिलेड टॉक्सिसिटी एंड लास्ट हम लोग पढ़ देंगे क्रोनिक टॉक्सिसिटीज़।
ऑर्गन डैमेज हो सकता है लाइक हार्ट, लिवर, किडनी एंड लंग्स, ये तो कॉमन है। इफेक्ट ऑफ नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, अगर हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स, हम तो कैंसर सेल्स के लिए थेरेपी दे रहे हैं, चाहे कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, जितने भी थेरेपीज़ होते हैं, जितने भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, हम लोग किसके लिए दे रहे हैं, हम लोग कैंसर सेल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी। भाई हम तो पेशेंट को ठीक करने जा रहे हैं, कैंसर सेल को मारने के चक्कर में। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो इट ऑल्सो अफेक्ट द नॉर्मल सेल्स। तो कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है नॉर्मल सेल्स को कीमोथेरेपी, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। बोन मैरो सेल्स क्या है, बोन मैरो, माइलोसप्रेशन दैट इज इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया। बोन मैरो पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, दीज आर द प्रॉब्लम ऑकर्स ड्यू टू द कीमोथेरेपी। इफेक्ट कहाँ का, बोन मैरो में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का कम होना, ल्यूकोपेनिया, WBC का कम होना। और GI ट्रैक पे क्या इन्फेक्शन आ रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, स्टोमेटाइटिस, हमारा जितना भी GI का इनर म्यूकोजा है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, ये हो सकता है किस पे, GI पे इफेक्ट डाले, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतने सारे इफेक्ट डाल सकता है कीमोथेरेपी। नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, स्टोमेटाइटिस, इसोफेजाइटिस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। नाउ हम लोग पढ़ते हैं हमारा हार्ट पे कीमोथेरेपी क्या इफेक्ट करता है। हार्ट पे इफेक्ट करता है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है कीमोथेरेपी, अगर हम देखें इन केस ऑफ हार्ट। नाउ लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और नर्वस टिश्यू में क्या कॉज होगा, इसके पहले में पिछले स्लाइड में ये पढ़ा है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है नर्वस का, कम्युलेटिव न्यूरो टॉक्सिसिटीज। नर्व टिश्यू में क्या डैमेज आएगा, नंबर ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन, लॉस ऑफ बीफ टेंडन रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, जितने भी रिफ्लेक्स हैं उनमें लॉस होने लगेगा, रिफ्लेक्सेस कम होने लगेंगे, टिंगली सेंसेशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है, इन आवर पेरिफेरीज। नाउ हेयर फॉलिकल्स, एलोपेसिया बहुत ही कॉमन होता है कीमोथेरेपी में, बाल्डनेस आना, क्या होता है ये, बाल्डनेस, हेयर लॉस, नाउ विंस में क्या होता है, फ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्यूजन साइट, एक्स्ट्रावेसेशन की वजह से फ्लेयर रिएक्शंस हो रहे थे, वो कॉज हो सकता है विंस में। ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या हो सकता है, इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी। ओके, नाउ हमने इस स्लाइड में ये पढ़ा कि अगर कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स जो हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कीमोथेरेपी का। हमने देखा बोन मैरो में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, GI में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हार्ट में, लंग्स में, नर्वस टिश्यू में, हेयर फॉलिकल्स में, वेन्स में एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। भाई कीमोथेरेपी हमारे नॉर्मल सेल्स को क्या क्या इफेक्ट कर रहा है हमने ये कवर कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेडिएशन थेरेपी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू ट्रीट कैंसर। हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं क्या ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इट इज़ अ टारगेटेड अप्रोच, डैमेज DNA of cancerous cell, preventing their growth and division. This modality can be cure, हम लोग क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, ठीक है। क्योर करना यानी ठीक करना, कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई कैंसर है और वो उसको कंट्रोल करना हो तो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन थेरेपी वी कैन कंट्रोल द कैंसर। पैलिएटिव केयर ये टर्मिनल केयर होता है जिसमें वी नो दैट हम कैंसर को ठीक नहीं कर सकते और वो पेशेंट क्या है, टर्मिनल स्टेज पे है, कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, तो उस केयर में हम लोग द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम लोग पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। पैलिएटिव केयर मीन्स क्या था, हम लोग सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ टारगेटेड, हम लोग पहले ही आपको बता दूं कि हमारा जो रेडिएशन थेरेपी है ये क्या है, लोकल थेरेपी है, लोकल मोडेलिटी ऑफ कैंसर है। लोकल मीन्स व्हाट, अगर मेरे सपोज दैट यहाँ पे कैंसर हुआ है तो रेडिएशन थेरेपी से हम लोग इतने ही पार्ट को एक्सपोज करेंगे, ठीक है,
इतनी पार्ट को क्या करना है, एक्सपोज करना है। तो दैट इज मीन द टारगेटेड अप्रोच। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी, सपोज दैट ये कोई कैंसरस सेल है, ओके, सपोज दैट इट इज़ अ कैंसरस सेल और इसका लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर का है, ओके, नॉट सेंटीमीटर, mm, 12 mm या mm, ठीक है, कुछ भी बोल दें। तो बेसिकली हम इसका साइज बता रहे हैं। सो अगर हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी, तो कैंसर का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैंसर का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेडिएशन थेरेपी में बस यही होता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हम लोग टारगेटेड साइट पे एक्सपोज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन कैंसर का साइज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो व्हाट इज गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी, गोल क्या है हमारे रेडिएशन थेरेपी का। पहला गोल है क्योर और श्रिंक अर्ली स्टेज कैंसर, क्योर करना या श्रिंक करना। श्रिंक मीन्स व्हाट, हमारा जो कैंसर का साइज है अगर हम उसको रेडिएशन में एक्सपोज कर रहे हैं तो उसका साइज डिक्रीज होके श्रिंक हो जाएगा। अगर सेल कोई एबनॉर्मल मास है, कैंसर का ग्रोथ है इतना बड़ा है, तो वो डिक्रीज होके छोटा हो जाएगा। दैट इज मीन श्रिंक इन अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर, कैंसर को हम लोग श्रिंक कर देंगे। रेडिएशन कैन बी द सोल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर्स आर यूज्ड प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। दूसरा, पहला गोल क्या था हमारा, क्योर करना, अगर कोई कैंसरस ग्रोथ है उसका साइज बड़ा है तो उसे श्रिंक करना, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिवेंट रीअकरेंस, टारगेटिंग एरिया लाइक हार्बर माइक्रोमेटास्टेसिस इवन मैन कैन शो नो ट्यूमर। हम लोग प्रिवेंट करना है रीअकरेंस को, लाइक हमने रेडिएशन थेरेपी से और डिफरेंट वेरियस ट्रीटमेंट मोडेलिटी से हम लोगों ने सही कर दिया कैंसर को। लेकिन हमारा इसका एक और गोल क्या है, बाय द वे हमने ठीक कर भी दिया है, तो रीअकरेंस को प्रिवेंट करना है, ओके। हम लोग प्रिवेंट रीअकरेंस, ठीक है। हम लोग को क्या प्रिवेंट करना है, रीअकरेंस को प्रिवेंट करना है। नाउ हम लोग तीसरे पे आते हैं, सिम्टम्स मैनेजमेंट इन एडवांस कैंसर। जैसे मैंने इसके पहले बता दिया था, रेडिएशन थेरेपी हम लोग क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या पैलेटिव केयर दे सकते हैं। ये क्या है, दैट इज लास्ट मैनेजमेंट इन एडवांस कैंसर। एडवांस कैंसर मीन्स अगर कोई कैंसर का 4th स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है, तो उस केस में हम लोग उसको मैनेज करेंगे बाय रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ओनली। तो ये हमारा गोल था पहला, क्योर और श्रिंक अर्ली स्टेज कैंसर, प्रिवेंट रीअकरेंस, सिम्टम मैनेजमेंट इन एडवांस कैंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, क्या है प्रिंसिपल, क्या है हमारा सिद्धांत, क्या है, टारगेटिंग डीएनए। पहला प्रिंसिपल ही हमारा ये है, क्या है, वी आर टारगेटिंग द डीएनए। कोई ट्यूमर सेल है उसके ग्रोथ के लिए डीएनए को ही हम लोग डैमेज कर देंगे। भाई कैंसरस सेल या कोई भी सेल है उसके ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसका ग्रोथ होगा, तभी तो ट्यूमर्स का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा। तो हम लोग अगर डीएनए को ही टारगेट कर रहे हैं, इसका पहला प्रिंसिपल यही है, वी आर टारगेटिंग द डीएनए। डीएनए को टारगेट करो, डीएनए को टारगेट करो, उसको ही ख़राब कर दो तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आगे सेल डिवीजन या डीएनए रेप्लिकेशन होगा। द प्राइमरी डैमेज मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज लीडिंग टू सेल डेथ। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर दे रहे हैं। सपोज अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर दे रहे हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड्स है वो टूट जा रहे हैं, ठीक है। वी आर ब्रेकिंग द डीएनए बॉन्ड्स। बेसिकली इसका जैसे डीएनए को ही हम लोग ब्रेक करेंगे तो सेल का डेथ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्यूमर सेंसिटिव। व्हाट इज ट्यूमर सेंसिटिव, ट्यूमर सेंसिटिव मीन्स व्हाट, द रेडिएशन थेरेपी जो होता है ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज कितना बड़ा है। डिफरेंट या ट्यूमर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो वेरी करती है, दैट इज़ ट्यूमर सेंसिटिव। अगर कोई डिफरेंट पेशेंट्स में साइज ऑफ ट्यूमर
छोटा बड़ा साइज़ बड़ा होगा, ऐसे होता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा ट्यूमर कैसा है, उस हिसाब से हम लोग रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, फ्रैक्शनेशन। व्हाट इज फ्रैक्शनेशन? स्प्रेडिंग द रेडिएशन डोज ओवर सेवरल सीजन्स अलाउंग हेल्दी टिश्यूज रिकवरी एंड मैक्सिमाइज कैंसर सेल डैमेज। फ्रैक्शनेशन मतलब ये होता है कि फ्रैक्शंस में तोड़ तोड़ के हम लोग रेडिएशन थेरेपी को देते हैं, एक ही साथ ना देके, बिकॉज हमें ये पता है कि रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल को तो किल करता ही करता है, साथ साथ में हमारे हेल्दी सेल्स को भी किल करता है। ओके, तो अगर हम लोग एक साथ हैवी या हाई डोज देंगे रेडिएशन थेरेपी का, तो बहुत चांसेस हैं हमारे नॉर्मल सेल्स अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नॉर्मल सेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं अलॉन्ग विद द कैंसरस सेल। तो उसको रोकने के लिए, हमारे नॉर्मल टिश्यू डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए वी आर गिविंग इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ तोड़ के देंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि नॉर्मल सेल्स को टाइम मिल जाएगा। अगर इन केस ये हमारा साइट है, यहाँ पे रेडिएशन साइट है, सराउंडिंग टिश्यूज जो नॉर्मल टिश्यूज रहेंगे, अगर वो डैमेज हुए भी रहेंगे तो उन्हें टाइम मिलेगा। अगर हम लोग फ्रैक्शंस में तोड़ तोड़ के थेरेपी दे रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स को टाइम मिल जाएगा कि अपने आप को सेल्फ हील करे। उसके बाद क्या है, हमारा तीसरा प्रिंसिपल था फ्रैक्शनेशन, दैट इज फ्रैक्शंस में हम लोग को देना है डोज, एक ही साथ हैवी डोज ना देकर। मॉडर्न टेक्निक, हाई एनर्जी फोकस्ड बीम। मॉडर्न टेक्निक्स प्रिंसिपल क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करना है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अब इन द नेक्स्ट स्लाइड कि रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल यही है कि ओल्डर यूज़ ना करके मॉडर्न टेक्निक यूज़ करें। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक मीन्स हमारे नॉर्मल सेल्स को कम हार्म होगा और एफिशिएंट होगा इन कंपेयर टू ओल्डर। साइड इफ़ेक्ट मैनेजमेंट, हम रेडिएशन थेरेपी दे तो रहे हैं और इसके साथ ही साथ अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है उसे भी मैनेज करना है। इट इज़ वन ऑफ आवर प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी? तो ओवरऑल रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप्स का होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में नाम से ही पता चल रहा है, हम जो रेडिएशन का सोर्स है वो बाहर का है। ये टिश्यू है, ये कोई मशीन है, यहाँ से हम लोग रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं। इट इज़ एक्सटेंसिव, या हमारा जो रेडिएशन है वो उसका सोर्स क्या है, बाहर है, बाहर सोर्स है और हमें टिश्यू पे दे रहे हैं। ऑन द सेम प्लेस इंट्रिंसिक मीन्स क्या होता है? इंट्रिंसिक मीन्स जो रेडिएशन का सोर्स है वो हमारे बॉडी के क्लोज है या बॉडी में है। बॉडी के क्लोज मीन्स बहुत ही क्लोज, या बहुत ही क्लोज किसके, जहाँ पे ट्यूमर है उसके बहुत क्लोज हो या हमारे बॉडी में हो। तो इसमें पहला पढ़ते हैं स्टीरियोटैटिक रेडियो सर्जरी SRS या बॉडी रेडियोथेरेपी SBRT। ये दोनों बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी होते हैं। हाँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, SRS जो होता है वो स्पेशली ब्रेन कैंसर में किया जाता है और SBRT जो होता है दैट इज स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। ये ब्रेन को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट में अगर कैंसर को ट्रीट करना है, रेडिएशन प्रोवाइड कराना है, तो उस केस में क्या यूज़ होता है, SBRT। मीन्स दोनों का काम सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जो SRS है ये कहाँ पे काम करता है, मेनली ब्रेन कैंसर से, मेनिंजियोमा हो गया या पिट्यूटरी कैंसर हो गया, इन केसेस में हम लोग SRS का यूज़ करते हैं। और वही अगर बाकी अदर ऑर्गन्स में हमारा कैंसर है, जैसे लंग्स में हो गया, लिवर में हो गया, किडनी में हो गया, अदर ऑर्गन्स के लिए कौन सा थेरेपी यूज़ होता है, बॉडी रेडियोथेरेपी SBRT। दोनों नॉन इन्वेजिव होते हैं और हाई डोज एंड प्रिसीजन ट्रीटमेंट होते हैं। बहुत ही प्रिसाइज डोज दिया जाता है रेडिएशन का, मीन्स हमारी पूरी बॉडी एक्सपोज नहीं होती है, एकदम प्रिसाइज डोज देंगे ट्रीट करने के लिए कैंसर को। ना 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी 3D CRT। 3D CRT क्या होता है, हम कैंसर का बीम ऑफ लाइट ऐसा देते हैं कि हमारा जो ट्यूमर सेल है उसे 3D मैच करे। इट मीन्स 3D बीम ऑफ लाइट गिवन टू द
ट्यूमर सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन को देते हैं, बीम ऑफ लाइट विद डिफरेंट एंगल्स। अगर डिफरेंट एंगल्स को से देंगे तो एग्जैक्टली जो शेप होगा ट्यूमर सेल्स का उसी के शेप की बीम ऑफ लाइट होगी। मीन्स अगर इतना बड़ा कैंसर सेल है तो 3D डायरेक्शन में, चारों तरफ से 3D डायरेक्शन में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दैट इज 3D CRT। 3D CRT क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म है किसका, रेडिएशन थेरेपी का। 3D बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है टू द ट्यूमर सेल्स ताकि पूरा कवर हो सके ट्यूमर सेल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी और IMRT, इट इज़ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ 3D CRT। ये भी 3D ही होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि हमारा अगर कोई बीम ऑफ लाइट जा रही है तो इसके भी बीमलेट्स निकले होते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये कोई बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, ये बीमलेट्स होते हैं, बीमलेट्स। इससे क्या, अगर एक बीम ऑफ लाइट से डिफरेंट वेरियस बहुत सारे बीमलेट्स निकले होंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि अगर 4 बीमलेट्स निकले हैं तो इस बीमलेट की इंटेंसिटी अलग होगी, इस बीमलेट की इंटेंसिटी अलग होगी, इस बीमलेट की और इस, मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बीमलेट से बीम से निकले होंगे उन सब की इंटेंसिटी एज पर रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायर्ड है उस ट्यूमर सेल्स के लिए उतना रेडिएशन हम लोग वहाँ पे एक्सपोज करेंगे। इससे फ़ायदा यही है कि हमारा जो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ब्रैकीथेरेपी, मैं बोल रहा था इंट्रिंसिक ब्रैकीथेरेपी, ब्रैकी का मतलब ही होता है शॉर्ट डिस्टेंस, वी कैन से दैट शॉर्ट डिस्टेंस। ब्रैकीथेरेपी शॉर्ट डिस्टेंस थेरेपी, इसमें जो ट्यूमर सेल होगा, लाइक हमारे बॉडी में कहीं ट्यूमर सेल है तो उसके नियर जितना नज़दीक हो सके एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लेस किया जाता है क्लोज टू द ट्यूमर सेल और वहाँ से वो रेडिएशन एकदम प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट रेडिएशन निकालता रहता है पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स पे। Now proton therapy, use of proton therapy instead of photons or reducing side effects. It is also a part of extensive therapy. इन प्रोटॉन्स का यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि साइड इफेक्ट को कम करने के लिए। तो एक बार ओवरव्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, SRS, SBRT, 3D CRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटर रेडिएशन थेरेपी, ब्रैकीथेरेपी एंड प्रोटॉन थेरेपी। नाउ रेडिएशन सेफ्टी, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि रेडिएशन होता क्या है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, मैकेनिज़्म क्या होता है रेडिएशन का, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। ठीक है, ट्रीट भी कर लिया, रेडिएशंस को ट्रीट किया, कोई ट्यूमर सेल सा उसको ट्रीट कर लिया है। अब भाई सेफ्टी भी तो देखनी है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, रेडिएशन भी कॉज हो सकता है कैंसर का। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो कैंसर का उपचार है वो भी कॉज कर सकता है कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट ही कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो देखेंगे रेडिएशन सेफ्टी, रेडिएशन से बचने के लिए हमें क्या होना चाहिए, बचे रहना चाहिए, सेफ्टी ज़रूरी है। बिकॉज इट कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशन, बिकॉज इट कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशन। रेडिएशन से म्यूटेशन भी हो सकता है, पता चले हम लोग नर्स हैं कि अगर कोई पेशेंट आया उसको हम रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो उसको ठीक करने के चक्कर में हम लोग भी बीमार हो जाए, हम लोग को ही कैंसर हो जाए, रिस्क तो है ना। क्योंकि रेडिएशन थेरेपी हाँ ट्रीटमेंट है लेकिन इससे कैंसर भी कॉज होता है, इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो पहला क्या है, पहला प्रोटोकॉल डिस्टेंस, दूसरा टाइम, तीसरा शील्डिंग। Increase distance from the radiation source significantly reduce exposure following the inverse square law। डिस्टेंस में वर्ड से क्लियर होगा कि जहाँ रेडिएशन थेरेपी चल रही है वहाँ से एज पर द प्रोटोकॉल्स, एज पर द गाइडलाइंस हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। अगर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे तो रेडिएशन के एक्सपोजर में आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, रिस्क कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, टाइम। अगर एक्सपोजर डिपेंड ऑन टाइम्स, अगर कोई रेडिएशन थेरेपी का सोर्स है, रेडिएशन का सोर्स है,
वहाँ पे हम वैसे तो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग 30 मिनट के लिए हम लोग किसी रेडियो थेरेपी जहाँ पे हो रही है उस एरिया में सिर्फ 30 मिनट के लिए हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ टाइम। पहले तो हमें दूर रहना है, दूर हैं भी। इन केस अगर वो डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं है तो टाइम देखेंगे। टाइम मीन्स प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं कि रेडिएशन तो आ रहा है, हम लोग डिस्टेंस से सेफ्टी ले लिए थे कि भाई हम लोग बहुत दूर हैं, रेडिएशन बहुत कम आ रहा है, आ तो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके अगर टाइम ज़्यादा ले लिए तो दूर रहने का क्या फ़ायदा। दैट्स वाई टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ रेडिएशन का सोर्स है वहाँ से दूर रहो और ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज्ड ना रहो। लिमिट्स डायरेक्ट केयर टू 30 मिनट पर शिफ्ट। इसलिए हॉस्पिटल इट डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल पॉलिसीज़। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन ये कॉमन देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट रेडिएशन थेरेपी पे चल रहा है, अगर कोई पेशेंट है उसका रेडिएशन थेरेपी हो गया है, तो हम लोग नर्सेज को सजेस्ट करते हैं कि शिफ्ट चेंज करते रहें। लिमिट डायरेक्ट केयर टू 30 मिनट पर शिफ्ट टू मिनिमाइज एक्सपोजर। एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग 30 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज नहीं रहना है उस पर्टिकुलर पेशेंट से, जो क्या है, जिसपे क्या चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है। तीसरा है शील्डिंग। हम लोग दूर भी हैं, बहुत कम समय तक रह रहे हैं, तो शील्डिंग कब की जाएगी? अगर हम लोग उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं है, लंबे समय तक मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, तो उस केस में शील्डिंग का यूज़ करते हैं। शील्ड्स लग जाते हैं बॉडी में। शील्ड्स लगने की वजह से जो रेडिएशन है हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है। दैट इज शील्डिंग। यूटिलाइजिंग प्रोटेक्टिव बैरियर्स एंड वियर डोसीमीटर्स। डोसीमीटर्स मेजर करते हैं कि कितना रेडिएशन हमारे बॉडी में एक्सपोज्ड हुआ है, हम लोग कितने देर तक एक्सपोज है, तो कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारे बॉडी में आया है। टू मेजर रेडिएशन, टू मॉनिटर रेडिएशन एक्सपोजर। क्या मॉनिटर करने के लिए? डोसीमीटर। शील्डिंग है, यूटिलाइज प्रोटेक्टिव बैरियर्स, वियर डोसीमीटर। प्रोटेक्टिव बैरियर पहनने के बाद भी डोसीमीटर पहनना है। क्या मेजर कर सके हम लोग कि हाँ कितने देर तक खड़े थे, तो कितने एक्सपोजर में हम लोग आए हैं। उसके बाद स्पेशल प्रिकॉशन आर नीडेड फॉर पेशेंट विथ इंटरनल रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट रूम्स, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ये लाइन किसके लिए है? पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडिएशंस पढ़े हैं, तो ये स्पेसिफिकली बताया गया ब्रैकीथेरेपी के बारे में। ब्रैकीथेरेपी में ये हो रहा था कि हमारे बॉडी में इम्प्लांट्स लगाए गए थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल था और कैंसर के बहुत क्लोज लगाया गया था, ताकि प्रिसाइज और एक्यूरेट रेडिएशन उस कैंसर या ट्यूमर को दिया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेल्स को डेड करने के लिए, डीजनरेट करने के लिए। तो ये प्रिकॉशन जो है हम लोग उसी के बारे में बात हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट है उसको ब्रैकीथेरेपी दी जा रही है, मीन्स जो थेरेपी रेडिएशन है उसके बॉडी में ही है, तो उसके बारे में स्पेशल प्रिकॉशंस फॉलो किए जाएंगे। और उनका जो इम्प्लांट्स रहेगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी रहती है कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको कितना देर तक उस पेशेंट के पास रहना है जो ब्रैकीथेरेपी पे चल रहा है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल भी अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करते हैं। नाउ हम लोगों ने 2 मोडालिटीज़ कवर कर ली। ये मोडालिटीज़ नहीं है लेकिन ये बोर्ड है, ठीक है। इट अ बोर्ड विच कंट्रोल और रेगुलेट्स रेडियोथेरेपी। AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ये इंटरनेशनल या नेशनल बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। इज अ पाइवट institution in India established to ensure the use of ionizing radiation and nuclear energy dose not to pose undue risk to population। इसका मतलब यही है कि ये ऐसा बोर्ड है जो गाइडलाइंस बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, किसके लिए? ताकि हम अपने नॉर्मल पॉपुलेशन के हेल्थ को अफेक्ट ना कर सके रेडिएशन, उसके लिए ये बोर्ड गाइडलाइंस बनाता है, ठीक है। बोर्ड का नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब
ARBS का मिशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एंड मिशन। ARBS प्राइमरी मिशन इज टू रेगुलेट द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। पहला क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का एम क्या था? पहला क्या करना है हमें? रेगुलेट करना है, ना ज़्यादा हो पाए, ज़्यादा इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेडिएशंस पॉपुलेशंस में ना फैले, इसको रोकने के लिए ARBS ने गाइडलाइंस बनाए हैं। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? जो हेल्दी पॉपुलेशन है हमारी, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस बनी हुई हैं। एंड न्यूक्लियर किसके लिए? रेगुलेट आयोनाइजिंग रेडिएशन, न्यूक्लियर एनर्जी, इंश्योरिंग इट इज कंडक्टेड सेफली विदाउट कॉजिंग इन अनड्यू रिस्क टू द पीपल एंड एनवायरमेंट। बिना एनवायरमेंट और जो नॉर्मल हेल्दी पीपल हैं उनको नुकसान पहुंचाए हुए कैसी रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करना है, कैसी रेडिएशन का यूज़ करना है, ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस जो होती हैं और पॉलिसीज, यही बोर्ड बनाता है। तो दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी पॉलिसीज। डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी पॉलिसीज, सेफ्टी पॉलिसीज का डेवलपमेंट करना, बनाना सेफ्टी पॉलिसीज। और हम लोग सेफ्टी पॉलिसीज बना किसके ले रहे हैं? हम लोग ट्रीट तो नॉर्मल पेशेंट को कर नहीं रहे हैं, हम वी आर ट्रीटिंग द कैंसरस पेशेंट। तो ये गाइडलाइंस, ये पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इस बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। नाउ सेफ्टी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, वही बात है, एक स्पेशल कोड्स बनाए जाते हैं और स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जिनके दायरे में रह के अगर कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल एजेंसी है और वो रेडिएशन थेरेपी चला रही है, तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड और कोड्स हैं जो कि किसके द्वारा सेट किए गए हैं? ARBS के, ARB। तो इट इज़ अ फॉर्मुलेट सेफ्टी कोड्स, गाइड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द सिटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशन, ऑपरेशन, decommissioning nuclear and radiation facilities. Consent and safety review. ARB grant consent for sitting. ये क्या करती है? कंसेंट देती है। अगर आप लोग को इस्टेब्लिश करना है रेडिएशन थेरेपी के लिए, लाइक हॉस्पिटल्स में इस्टेब्लिशमेंट तो होती ही है रेडिएशन थेरेपी के लिए, तो किसके द्वारा कंसेंट लिया जाता है? ARBS ये कंसेंट प्रोवाइड कराता है। अब बढ़ते हैं रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस एंड लाइसेंसिंग। पहला है मैंडेटरी लाइसेंसिंग। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट्स आर मस्ट एडहेयर टू ARBS regulations and obtained license to establish radiotherapy units and radiographic imaging facilities. पहला क्या है? मैंडेटरी लाइसेंसिंग। अगर कोई हॉस्पिटल एजेंसी, कोई भी हॉस्पिटल एजेंसी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी यूज़ करना है, तो लाइसेंस होना चाहिए। रेडिएशन थेरेपी को यूज़ करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, जो कहाँ से, किसके द्वारा अप्रूव किया गया हो? ARB से अप्रूव किया गया लाइसेंस होना चाहिए। मैंडेटरी है, मीन्स नेसेसरी है, होना ही चाहिए लाइसेंस। बिना लाइसेंस के हम लोग रेडियोथेरेपी यूनिट्स इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू रेडियोलॉजी हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ ARB। और इलोरा सिस्टम, इट इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट का, जिस पे एप्लीकेशन रजिस्टर किए जाते हैं। अगर किसी को रेडियोथेरेपी यूनिट ओपन करना है तो इस साइट पे जाके वी कैन इजीली फिल द फॉर्म। All radiotherapy user institute are acquired to use the ELORA system to obtain the necessary regulatory clearance from ARBS। ये ऐसी साइट है जो कि डे बाय डे, मतलब दिन पे दिन ये अपडेट होती रहती है। जो नए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ARB देती है इंस्टीट्यूट्स को, इन यूनिट्स को जो लोग रेडिएशन थेरेपी चला रहे हैं। तो जो भी डायरेक्शन है, जो भी अपलोड है, गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं, वो यहीं पे दिया जाता है सभी यूनिट्स को। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन? प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन मीन्स अगर कोई प्रोफेशनल है, एग्जांपल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, जितने भी प्रोफेशनल्स
हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, ठीक है, एमएलटीज होते हैं, और अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में डिफरेंट प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो रेडिएशन थेरेपी में इसका मतलब ये प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन का मीन्स जो भी प्रोफेशनल है जो परफॉर्म कर रहा है रेडियोथेरेपी, जो मशीन्स द्वारा या इम्प्लांट कर रहा है रेडिएशन, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कहाँ पे, AERB में। AERB में उसका रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, तभी वो कंसीडर है, तभी वो उसको अलाउ किया जाएगा रेडिएशन थेरेपी प्रोसीड करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। लाइक अगर कोई नर्सिंग कर रहा है, ठीक है, अगर नर्सिंग 4 साल के बाद हमें INC रजिस्ट्रेशन, INC से ही तो होता है ना, तो रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी रेडियोथेरेपी यूनिट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। लाइसेंस देता है जितने भी यूनिट्स होते हैं, जितना अगर रेडियोथेरेपी यूनिट बैठाना है किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉयर्स, रेडियोलॉजी सेफ्टी, जितने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वर्कर्स का लिमिटेशंस, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसका रजिस्ट्रेशन, सबका इसका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट ना करते हुए परफॉर्म करना रेडियोथेरेपी, ठीक है। नाउ हेल्थ सर्वेलेंस, मैंडेटरी हेल्थ सर्वेलेंस फॉर वर्कर्स इंक्लूड्स health surveillance, one of the role and responsibility, special test or medical examinations for those who are received dose in excess of regulatory constants, counseling for the pregnant workers। जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम किए जाते हैं उन पर स्पेशल टेस्ट के थ्रू, या अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी काउंसलिंग करते हैं। ये इंस्पेक्शन ऑफ ARB कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस। जो ARB है, जैसे अगर कोई कॉलेज है INC एफिलिएटेड है तो उसमें 1 साल पर ईयर हमारा इंस्पेक्शन होता है कि हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसको सही से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे इंस्पेक्ट का ARB कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है। जितने भी रेडियोथेरेपी यूनिट्स हैं उन सभी में जाके इंस्पेक्ट करता है कि जो नेसेसरी रूल्स, नेसेसरी इक्विपमेंट्स, जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए गए हैं इस बोर्ड से, वो प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए इंस्पेक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट मॉडलिटी इज स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम लोगों ने कीमोथेरेपी पढ़ लिया, रेडिएशन थेरेपी पढ़ लिया। नाउ स्टेम सेल एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये बेसिकली हमारे ब्लड कैंसर्स में, ल्यूकीमिया में किया जाता है। जो एबनॉर्मल सेल्स है, एबनॉर्मल स्टेम सेल्स, उसको रिप्लेस करके स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इन सब का सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल स्टेम सेल है तो नॉर्मल RBC का प्रोडक्शन करेगा, सिंथेसिस करेगा। प्लेटलेट्स का, नॉर्मल प्लेटलेट्स वहाँ से सिंथेसिस होंगे, नॉर्मल WBC सिंथेसिस होंगे, वहाँ से इन सभी चीज़ों का, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स का नॉर्मल प्रोडक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगा, एबनॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मीन्स स्टेम सेल को अगर एबनॉर्मल है वहाँ से निकाल के उसके जगह पे हेल्दी स्टेम सेल्स को रखना। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर एबनॉर्मल स्टेम सेल था और वो फॉल्टी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनको वो एबनॉर्मल वहाँ से प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, नॉर्मल स्टेम सेल से। अगर नॉर्मल स्टेम सेल है
तो कॉमन, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है, हेल्दी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करेगा। तो इट इज़ अ सिंपल ओवरव्यू, यही है स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का। फॉल्टी को निकाल के नॉर्मल या हेल्दी सेल्स को रखना। अब टाइप्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन, सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में ये होता है कि पेशेंट्स का बोन मैरो हार्वेस्टेड, टेस्टेड एंड देन री एडमिनिस्टर्ड। जनरली हम लोग जो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है रेडिएशन या कीमोथेरेपी के बाद देते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में मतलब ये होता है कि हमारे खुद की ही बोन मैरो या स्टेम सेल्स को निकाल के, क्रायो प्रोसेस यही होता है कि हमारे कीमोथेरेपी देने से पहले हम लोग स्टेम सेल्स को निकालते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करके उसको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद हाई डोज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, री एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या था, हार्वेस्टेड पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ट्रीटेड या प्रिजर्व्ड, पहला हार्वेस्टेड, preserved and then re-administer। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में यही होता है कि खुद के स्टेम सेल्स को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के पहले निकालते हैं, उसको रखते हैं और हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते हैं, उसके बाद री-एडमिनिस्टर कर देते हैं। दूसरा होता है सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। सिंजेनिक ट्रांसप्लांट में सिमिलर यही होता है कि अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस है, ओके, आइडेंटिकल ट्विंस है, उसके बोन मैरो को निकालते हैं और जो एबनॉर्मल, जो अफेक्टेड पेशेंट है उसमें डाल देते हैं। और तीसरा क्या है, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट मीन्स वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है लेकिन जेनेटिकली कंपैटिबल है, ठीक है, उसको रिजेक्शन के चांसेस कम है। उस केस में कोई अलग डोनर है, हमारा कोई सिबलिंग हो गया या कोई और रिलेटिव हो गया, ठीक है, उस केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ऑटोलोगस, सिनर्जी, सिंजेनिक और एलोजेनिक। सिंजेनिक मीन्स आइडेंटिकल ट्विन होना चाहिए, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में होना चाहिए सिबलिंग, कंपैटिबल डोनर हो जाए, कंपैटिबल डोनर होना चाहिए जिससे ऑर्गन फेलियर के चांसेस या रिजेक्शन, इम्यून रिजेक्ट ना कर दे उसके चांसेस कम हों। इंडिकेशंस क्या होंगे, ये प्लास्टिक एनीमिया, हम लोग, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये मेनली ब्लड कैंसर्स में देते हैं। तो इंडिकेशंस यानी कब कब हम लोग ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दे सकते हैं, ये मोडालिटी का कब कब यूज़ कर सकते हैं। पहला हो गया ये प्लास्टिक एनीमिया, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा हो गया। नॉन मैलिग्नेंट केसेस में हम लोग दे सकते हैं एग्जांपल्स, फैकोनी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये फैकोनी एनीमिया क्या होता है, ये एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है जिसमें मोर देन 20 कोडोन्स में म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है ब्लड का ही। नाउ इम्यूनोथेरेपी डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं लाइक विस्कोट एल्ड्रिन सिंड्रोम, ये भी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है, ओके, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये हमारे हो गए इंडिकेशंस। पहला क्या था, ये प्लास्टिक एनीमिया, दूसरा मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स में ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा। दूसरा नॉन मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर्स में फैकोनी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। नाउ ऑटोइम्यून डिफिशियंसी में ये विस्कोट एड्रिच सिंड्रोम। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगर स्टेम सेल्स को देना ट्रांसप्लांट ही करा है तो ऑर्गन सही, डोनर सही है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं, रेसिपिएंट जो है वो कंपैटिबल, रिसीव करने लायक है भी कि नहीं, उसके लिए
प्रिपरेशन से कुछ टेस्टिंग की जाती है। सर डोनर के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाएगी? अंडरगोज एक्सटेंसिव टेस्टिंग लाइक HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। ये इंडिकेट करता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को। तो अगर कोई डोनर है तो इसमें एक्सटेंसिव टेस्टिंग इंक्लूडिंग HLA का टेस्टिंग करेंगे, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि इसके पहले उसको कहीं, जो डोनर है उसी को तो कैंसर नहीं है, पहले मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, वेदर ही सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट से, ठीक है। और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है। परगशन, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो डोनर है, जो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करने आया है, जिसमें से हम लोग ले रहे हैं, वो हेल्दी भी है या हेल्दी नहीं है, अब नॉर्मल है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस करेंगे, मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है उसको। रेसिपिएंट में क्या है देखेंगे हम लोग, रिसीव थ्रू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सिमिलर एग्जामिनेशंस यहाँ पे भी होंगे। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कीमोथेरेपी में पढ़ा कि अगर कोई कीमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल सेल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ता है। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। हेमोपोएटिक कॉम्प्लिकेशन, GI कॉम्प्लिकेशन, रीनल कॉम्प्लिकेशन, हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। तो हेमोपोएटिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेम सेल अगर कंपैटिबल नहीं रहा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनीमिया हो गया, एनीमिया भी हो सकता है। GI में क्या होगा, म्यूकोसाइटिस, नोजिया एंड वोमिटिंग। रीनल में क्या होगा, रीनल फेलियर हो सकता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है। हिपैटिक में क्या होता है, लीवर इनलार्जमेंट एंड बिलीरुबिनीमिया। पल्मोनरी में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, नेक्स्ट स्लाइड वाला। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के, हेमोपोएटिक में इन्फेक्शन एनीमिया हो सकता है, GI में क्या हो सकता है, म्यूकोसाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग। एंड रीनल में क्या हो सकता है, रीनल फेलियर या हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। इन हेपेटिक, लीवर इनलार्जमेंट या बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ जाएगा। पल्मोनरी इन्फेक्शन या फाइब्रोसिस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है। नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं सही है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी या इसको बायोलॉजिकल थेरेपी भी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी मीन्स व्हाट, अपने बॉडी के खुद के डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके कैंसर को मारना है, किल करना है, दैट इज़ इम्यूनोथेरेपी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल थेरेपी। बहुत जगह इम्यूनोथेरेपी ना लिख के डायरेक्ट बायोलॉजिकल थेरेपी लिखता है। इसमें सिंपली हमें ये करना होता है कि हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़, ठीक है, हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ को, यानी जो हमारा सेल्फ फाइटिंग मैकेनिज्म को यूज़ करके कैंसर सेल को मारना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लेवरेजेस बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है। किस लिए हम लोग दे रहे हैं, स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम, एडिंग कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कैंसरस सेल। अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके कैंसर्स को हम लोग मार रहे हैं या उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। You can see here, this therapy utilizes the body's natural defense mechanism. बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसी का यूज़ करके हम लोग कैंसर की ग्रोथ को रोक रहे हैं या किल कर रहे हैं। बायोलॉजिकल थेरेपीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। नॉन स्पेसिफिक या वैक्सीन बोल सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक यूटिलाइज सब्सटेंस लाइक हम लोग BCG का वैक्सीन लगाते हैं,
बहुत सारे वैक्सीन होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कोई कैंसर का स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक कैंसर पे जाके इफेक्ट नहीं करेंगे। ये कैंसर नॉन स्पेसिफिक होते हैं, पूरे ओवरऑल हमारे बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ जाएंगी और अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या कैंसर का रिस्क है तो वहाँ पे कम किया जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे बायोलॉजिकल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वही हमारा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि लैब में मॉडिफाइड किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। पहले तो हम अगर कोई ट्यूमर सेल्स है, बायोप्सी के थ्रू ट्यूमर सेल्स को वहाँ से निकालेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उसका शेप साइज हो गया और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कैंसर हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं एंटीबॉडीज़ को। लैब में प्रिपेयर करते हैं एंटीबॉडीज़ को, जो कि उन एंटीबॉडीज़ का काम सिंपल होता है। उनका काम ये होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का काम ये होता है कि वो जाके कैंसरस सेल्स पे बाइंड हो जाते हैं एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। वी हैव स्टडी इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट जो कैंसरस सेल होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो सिंपली काम ये कर रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का काम ये हो रहा है, एक मार्कर का काम कर रहा है। ये जाके कैंसरस सेल पे अटैच हो जाएंगे, उसको मार्क कर देंगे कि हाँ ये कैंसरस सेल है। अगर वो एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो बाकी एंटीबॉडीज़ उसको किल कर देंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये बायोलॉजिकल थेरेपी में, दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। साइटोकाइनिन्स, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ओके, अदर रेटिनॉइड्स या कैंसर वैक्सीन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीन थेरेपी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी में होता कुछ नहीं है, हमारे बॉडी की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने ही बॉडी में होने वाले कैंसरस ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, या तो वो इम्यूनिटी को, इम्यूनोथेरेपी का दो चीज़ हो सकता है, दो रोल हो सकता है। ठीक है, या तो इट बूस्ट इम्यून सिस्टम, बूस्ट इम्यून सिस्टम, या दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, दूसरा काम क्या हो सकता है, किल्स कैंसरस सेल्स। इम्यूनोथेरेपी का सिर्फ दो काम होगा, या तो वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें कैंसरस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और दूसरा क्या करेगा, कैंसरस ग्रोथ को मार देगा, कैंसर को मारेगा या उनकी ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है, ओवरऑल यही था। और इसमें एक हम लोग पढ़ते हैं टारगेटेड थेरेपी। ठीक है, टारगेटेड थेरेपी और बायोलॉजिकल या इम्यूनोथेरेपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस टारगेटेड थेरेपी में हम लोग स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक साइट को टारगेट करते हैं। टारगेटेड थेरेपी में हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में से ही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को लेके अगर हम लोग स्पेसिफिक ऑर्गन को या स्पेसिफिक साइट को टारगेट करना है तो उसको हम लोग कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रॉपर्टी ही यही है कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए, लाइक एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर लंग्स का ट्यूमर है, ठीक है, अगर लंग्स का ट्यूमर है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स के ट्यूमर से बायोप्सी करके उस ट्यूमर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैंसर किस स्टेज पे है तो उसके अकॉर्डिंग लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाएंगे और इंजेक्ट कर देंगे बॉडी में। एक बार एंटीबॉडीज़ गई, कैंसर सेल पे बाइंड हुई और उसको हाईलाइट कर दिया गया कि जो कैंसरस सेल था उसको हाईलाइट कर दिया गया और इम्यून सिस्टम ने उसको मार दिया। होता यही है टारगेटेड थेरेपी में। नाउ जीन थेरेपी, इट इज़ वन ऑफ आवर मोडालिटी। जीन थेरेपी, सॉरी, नर्सिंग मैनेजमेंट किसका है, इम्यूनोथेरेपी का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, एजुकेशन एंड सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग थेरेपी एजेंट्स, मैनेजिंग साइड इफेक्ट, होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, ट्रॉमा ट्रांसप्लांटेशन केयर।
ठीक है। एजुकेशन और सपोर्ट में कहने पेशेंट को या फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे अबाउट द इम्यूनोथेरेपी एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे हम लोग, क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या बॉडी में चेंजेस होंगे, इन सब के बारे में पेशेंट को या उनके बेस्ट स्टैंडर्ड्स को हम लोग एजुकेट करेंगे। और जितने भी थेरेपी एजेंट्स यूज़ होते हैं लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई, साइटोकाइनिन्स हो गई, इंटरफेरॉन्स हो गए, ठीक है, इन सब एजेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे कि इनका काम क्या होता है, अपने बॉडी में जाके क्या करते हैं, ठीक है। और मैनेजिंग साइड इफ़ेक्ट, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है जो कि ऑब्वियस है, हर थेरेपी में साइड इफ़ेक्ट आता ही आता है, तो साइड इफ़ेक्ट के मैनेजमेंट को भी हम लोग बताएंगे कि अगर ये साइड इफ़ेक्ट पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे करना है ना। होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, ये बताएंगे कि घर पे कैसे केयर करना है ना। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर फॉलोइंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ongoing nursing assessment vital to detect effect of therapy, nurses should support donors। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर में यही होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे पेशेंट को, बायस्टैंडर्स को, तो सिंपली उन्हें एजुकेट ही करना है अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट एंड हाउ वी कैन मैनेज एट होम। नाउ जीन थेरेपी पे हम लोग थे। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस पे ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उतना मॉडिफाई या मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है कि हम लोग जीन थेरेपी का यूज़ कर सकें, और ये बहुत कॉस्टली होता है। तो मैं इनिशियली शुरू से बताता हूँ जीन थेरेपी होता क्या है। रिप्रेजेंट रिवोल्यूशनरी अप्रोच टू ट्रीट डिजीज टू इंट्रोड्यूसिंग, अल्टरिंग और रिमूविंग जीन्स विद इन एन इंडिविजुअल सेल्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वो कैंसर हो किस लिए रहा है, क्योंकि सपोज ये डीएनए है तो डीएनए में किसी जीन में, किसी स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, सपोज ये कोई डीएनए है और इस जीन में म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन हुआ है, इस जीन में म्यूटेशन हुआ है, तभी तो कैंसर हुआ है ना। तो जीन थेरेपी में बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है हम इसको ही रिमूव कर देंगे। वी आर गोइंग टू रिमूव द अफेक्टेड जीन, जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है हम लोग उसी जीन को रिमूव कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने उसको इंडिविजुअल्स के सेल से ये म्यूटेटेड जीन्स को ही रिमूव कर दिया तो सारे सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बस बेसिक नॉलेज यही था इसका। नाउ अप्रोचेस टू जेनेटिक थेरेपी, ट्यूमर डायरेक्टेड एक्टिव इम्यूनोथेरेपी, एडाप्टिव अप्रोच। पहला पढ़ते हैं ट्यूमर डायरेक्टेड थेरेपी। ट्यूमर डायरेक्टेड थेरेपी में होता है डायरेक्टली टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग थेरेप्यूटिक जीन्स। हम लोग थेरेप्यूटिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं ट्यूमर का, और इम्यूनोथेरेपी में एडमिनिस्टर करते हैं स्पेसिफिक जीन्स। एडॉप्टिव थेरेपी यूज जेनेटिक मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स। एडॉप्टिव थेरेपी में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स का यूज़ करते हैं। तो जीन थेरेपी कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द टू स्ट्रेटजीज, एक्स वीवो एंड इन वीवो। हम लोग कवर करते हैं व्हाट इज एक्स वीवो एंड व्हाट इज इन वीवो। सेल आर मॉडिफाइड आउटसाइड द बॉडी, जो सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है बॉडी के बाहर उन्हें एक्स वीवो कहते हैं। और ऑन द सेम हैंड इन वीवो जिन जीन्स को डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है इनटू द इंडिविजुअल्स बॉडी, जो अंदर है उन्हें इन वीवो कहेंगे, जो बाहर एक्स वीवो। नाउ जीन डिलीवरी सिस्टम है, किन किन मैकेनिज्म हम लोग जो जीन्स है उसको डिलीवर कर सकते हैं, या माइक्रो इंजेक्शन हो गया, जीन गन हो गया, केमिकल में, बायोलॉजिकल में, इलेक्ट्रो पोरेटर। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब जीन थेरेपी में नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या देंगे, एजुकेशनल सपोर्ट, प्रिपरेशन and consent, aseptic administration, monitoring and psychological support. Nurses plays a crucial role in administration of the gene therapy, encompassing the patient preparation, education and post treatment care.
पहला क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा यही है। जीन थेरेपी में पेशेंट को एजुकेशनल सपोर्ट देना है, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द प्रोसीजर, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर के बारे में हम लोग फैमिली को और बाई स्टैंडर्ड है फैमिली या पेशेंट को एजुकेट करना है। दूसरा प्रिपरेशन एंड कंसेंट, और जीन थेरेपी देने से पहले हम लोग प्रॉपर पेशेंट से कंसेंट लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट का, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। एसेप्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम लोग जीन गन जो भी जीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, जीन थेरेपी में ये होता है बाहर से जीन, अच्छी जीन्स को 40 जीन्स को निकाल के हेल्दी जीन्स को रिप्लेस करना। तो अगर हम लोग बाहर से एडमिनिस्टर कर भी रहे हैं तो एसेप्टिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एडमिनिस्टर करने के बाद हम लोग को मॉनिटर करना है, देन पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, ठीक है। सो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ट्रीटमेंट और मोडालिटीज़ ऑफ द कैंसर्स, ठीक है। इसमें 2 मोडालिटीज़ और हैं, हार्मोनल मोडालिटीज़ क्या होती हैं, इसमें वेरियस हार्मोन्स का यूज़ करके, या सर्जिकल मोडालिटीज़ क्या होती हैं, सर्जिकली ट्यूमर्स को रिमूव करना होता है, ठीक है। सो वी हैव डन विद आवर कैंसर मोडालिटीज़। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज एंड जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद वन शॉट में हम लोग ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।